दोस्तों ये रिसर्च मॉक टेस्ट 8 है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन है जनरलाइज्ड कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल। ओके, इज टेक्निकली नोन एज जनरलाइज्ड मतलब सामान्यीकरण, कंक्लूजन मतलब रिजल्ट्स। किसी भी सैंपल के बेसिस में अगर आपने एक जनरल कंक्लूजन निकाला है तो इसको हम क्या बोलेंगे, टेक्निकली नोन एज पैरामीटर इन्फ्रेंस बोलेंगे। इन्फ्रेंस मतलब ही रिजल्ट ही होता है। डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन बोलेंगे, डेटा का विश्लेषण करना या उसका ट्रांसलेशन करना बोलते हैं। स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च बोलते हैं या ऑल ऑफ द अबव बोलते हैं। अब इसमें ऑल ऑफ द अबव तो नहीं आएगा। जनरलाइज्ड कंक्लूजन बोल रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सम सैंपल। पैरामीटर इन्फ्रेंस नहीं करते हैं, डेटा एनालिसिस भी नहीं करते हैं, इसे हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस करते हैं ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। मतलब रिसर्च की कोई बाह्य रूप से हम वैलिडिटी, जैसे कहते हैं ना ये कितना वैलिड है, ये जो आप रिजल्ट दिखा रहे हो ये कितना वैलिड है, ये रिसर्च में आउटकम कितना वैलिड रहेगा, जैसे कहते हैं ना मान्य कितना रहेगा। तो उस रिसर्च की बाह्य मान्यता के ऊपर जो आपने स्टैटिस्टिकल मतलब जो आपने डिटेल्ड एनालिसिस करके जो रिजल्ट निकाला है उस पर ये डिपेंड होगा। क्योंकि जनरलाइज्ड कंक्लूजन तो आप जब डिटेल्ड एनालिसिस करके जो आप एक प्रॉपर रिजल्ट निकालोगे तभी तो वो निकलेगा। सो ये इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो सी होगा, स्टैटिस्टिकल इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल वैलिडिटी ऑफ रिसर्च। नेक्स्ट है सर्वे स्टडी एम्स एट। देखिए ये बी ऑप्शन सही कर लीजिए, गलत है। सर्वे का मतलब होता है सर्वेक्षण, सर्वे करना। हम आज सर्वे करने गए थे, आज हम सोसाइटी के उन तमाम गरीब लोगों से मिलने गए थे जो बीपीएल हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं, ताकि गवर्नमेंट उनके लिए कुछ कर सके। कुछ लोग जाते हैं ना करने एनजीओ वगैरह के। तो ये क्या किस पर फोकस करता है, नोइंग फैक्ट्स अबाउट द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, जो करंट सिचुएशन है उसके बारे में फैक्ट्स जानने की कोशिश कर रहा है। कंपेयरिंग द प्रेजेंट स्टेटस विद द स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड जो एक रिजल्ट है, एक स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग वो प्रेजेंट स्टेटस को इस स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहा है। क्रिटिसाइजिंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, क्या इसको क्रिटिसाइज करना होता है, या आइडेंटिफाई मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द एग्जिस्टिंग सिचुएशन, या इसको इम्प्रूव करने के लिए आप कुछ इसमें काम कर रहे हो, उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो कि कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो उसका राइट ऑप्शन क्या होगा, देखो ये तीनों राइट होंगे। ये बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं किसी एग्जिस्टिंग करंट सिचुएशन के फैक्ट्स को हम जानने की कोशिश करते हैं। जैसे कोरोना वायरस है, इसके बारे में अब हमें फैक्ट पता चल गया है ना कि ये अभी प्रेजेंट सिनेरियो क्या है कि कोरोना है, ये क्यों होता है, किसकी वजह से होता है। सर्दी जुकाम खांसी अगर जरा सा भी हो तो आपको क्वारंटाइन में जाना है, आपको गर्म चीज़ों का सेवन करना है, आपको कहीं बाहर नहीं निकलना। तो ये नोइंग फैक्ट्स हैं। फिर आप इनको और देशों के साथ कंपेयर कर रहे हो कि हमारे देश में इसके कितने आंकड़े हैं, और जो अभी स्टैंडर्ड आ रहा है चाइना में, अमेरिका में, उसके साथ कंपेयर कर रहे हो। अभी आप एग्जिस्टिंग सिचुएशन को क्या क्रिटिसाइज करोगे, ये सर्वे तो नहीं हुआ ना, तो ये इसमें गलत हो जाएगा। और आप इसको कैसे इंप्रूव कर सकते हो, लॉकडाउन करके, सोशल डिस्टेंसिंग करके, वैक्सीन बनाने की कोशिश में सारे डॉक्टर्स लगे हैं। तो ये सब इसका सर्वे हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चर, ही इज इंडस्ट्रियस एंड परसिस्टेंट ऑन द ट्रायल ऑफ डिस्कवरी। बिल्कुल सही है, इंडस्ट्रियस लेबोरियस होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए। परसिस्टेंट मतलब अपने काम के प्रति वो कंसिस्टेंट कंटिन्यूस होना चाहिए। जो वो डिस्कवरी कर रहा है उसकी खोज वो कंटिन्यूस करना चाहिए उसको, यानी कि कुछ समय किया फिर रोक दिया, ऐसे नहीं है। ही इज अ स्पेशलिस्ट रादर देन अ जनरलिस्ट। उसे जिस फील्ड में वो जिस टॉपिक पे रिसर्च करने जा रहा है उसी टॉपिक के बारे में उसे एक स्पेशल तरीके से खोज करनी पड़ेगी। मतलब वो स्पेशलिस्ट होगा, रादर देन अ जनरलिस्ट से हट के उसे काम करना पड़ेगा। ही इज नॉट इंस्पिरेशनल टू हिज चूजन फील्ड बट एक्सेप्ट्स द रियलिटी। जो भी उसने फील्ड चूज किया है उसको वो इंस्पिरेशनल तो नहीं है, लेकिन उस रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ ये बाधाएं आ रही हैं, इनको हम ऐसे इंप्रूव कर सकते हैं। ही इज नॉट वर्सटाइल इन हिज इंटरेस्ट। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चर। वर्सटाइल मतलब होता है सर्वगुण संपन्न। क्या वो जो भी कर रहा है क्या वो सर्वगुण संपन्न नहीं होना चाहिए उसको, क्या उसको अपनी योग्यताओं के बारे में नहीं पता होना चाहिए, क्या उसको वर्सटाइल नहीं होना चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्चर नहीं होता है। ही शुड बी वर्सटाइल। अगर उसको कोई चीज नहीं आ रही है तो वो पढ़ेगा, सीखेगा, लैब में जाएगा, औरों से पूछेगा। ऐसा थोड़ी है कि हाथ बैठ जाएगा कि मुझे नहीं आता मैं नहीं करूंगा। जो भी उसकी एबिलिटी है उसे दर्शाएगा। तो ये रिसर्चर की कैरेक्टरिस्टिक में ये नहीं आता। नेक्स्ट है एक्शन रिसर्च हैज इट्स ओरिजिन इन। देखिए एक्शन रिसर्च मैंने आपको बताया था विच फोकस ऑन द वर्केबल सॉल्यूशंस टू एनी प्रॉब्लम। जो एक डायरेक्ट एक्शन जिसपे हम फोकस करते हैं, हमें तुरंत ये काम करना है, ठीक है।
तो ये क्या लॉजिकल थिंकिंग प्रोसेस पे डिपेंडेंट है? नहीं। क्या ये एजुकेशनल टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट है? नहीं। क्या ये सिस्टम अप्रोच टू एजुकेशन पे है? नहीं। मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी पे डिपेंडेंट होता है। ये एक्शन रिसर्च का ओरिजिन कहाँ से होता है? मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन एंड थ्योरी से होता है। क्योंकि ये जो एक्शन रिसर्च है, आप ये कह सकते हैं कि हम इसमें पॉसिबल इंफॉर्मेशन ऑफ रिसर्च इंटरेस्ट तो हम कलेक्ट करते हैं विद द एग्जिस्टिंग और ऑपरेशनल सिचुएशंस, लेकिन हम इसको पूरी तरह से क्या करते हैं, समय समय पर इसका मूल्यांकन भी करते हैं और सर्वे मेथड भी करते हैं। यही तो है इसमें जो भी हम इसमें मेथड यूज करते हैं एक्शन रिसर्च में, क्या करते हैं, पर्सनल इंटरव्यू करते हैं, हम इसमें सर्वे मेथड यूज करते हैं, हम वर्केबल सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, पीरियोडिकल असेसमेंट करते हैं। तो इसीलिए कहने का मतलब यही है कि हम इसमें मॉडर्न ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और थ्योरी, क्योंकि मैंने आपको बताया था फंडामेंटल होती है, फंडामेंटल के बाद एक अप्लाइड रिसर्च आती है, इसके बेसिक प्रिंसिपल्स को यहाँ अप्लाई करते हैं और फिर हम एक्शन लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट एक्शन लेते हैं विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ गेटिंग दी सॉल्यूशंस टू द गिवन प्रॉब्लम्स। ठीक है, और तो इसीलिए यहाँ पे ये ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन और थ्योरी पे ही डिपेंडेंट, इसका ओरिजिन जो स्रोत है वो यहीं से है। ठीक है, नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन इन देमसेल्व्स आर ऑफ लिटिल स्टेटमेंट, द बेसिस ऑफ मेकिंग अ सच ए स्टेटमेंट इज दे आर विदाउट एनी पर्पस, या बिना किसी ऑब्जर्वेशन, जानते हैं ना, मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालने हैं, मैंने कुछ इसमें से जो अनुभूति हुई है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है इस रिसर्च से, वो निकाला है। क्या वो अपने आप में लिटिल स्टेटमेंट होते हैं? दे आर विदाउट एनी पर्पस, नहीं। क्या वो उद्देश्यहीन होते हैं? नहीं, उनका कोई पर्पस होता है। दे मस्ट बी रिलेटेड टू अदर फैक्ट्स फॉर जनरलाइजेशन, क्या उन्हें दूसरे तथ्यों के साथ भी रिलेट करके चलना चाहिए? हम ऑब्जर्वेशन को तो पूरे तरीके से सही नहीं मानेंगे ना। दे आर मीनिंगफुल ओनली इफ कलेक्टेड बाय साइंटिस्ट, क्या तभी मीनिंगफुल होंगे कि वो जब साइंटिस्ट कलेक्ट करेगा? क्या डॉक्टर्स रिसर्च नहीं कर सकते? इंजीनियर्स नहीं कर सकते हैं? दे आर नॉट सिस्टमैटिक एंड नॉट अमीनेबल टू साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन, क्या वो सिस्टमैटिक नहीं होते हैं ऑब्जर्वेशन या साइंटिफिक इंटरप्रिटेशन के लिए काफी नहीं होते हैं? इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी ऑप्शन होगा कि दे मस्ट बी रिलेटेड टू अदर फैक्ट्स फॉर जनरलाइजेशन। इन्हें दूसरे जैसे जनरलाइजेशन मैंने आपको बताया था ना कि जनरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, सामान्यीकरण करते हैं, हम उसमें प्रिंसिपल्स डिराइव करते हैं, हम उसमें एक थ्योरी बनाते हैं, तो इसको पहले इस थ्योरी के साथ भी रिलेट करना पड़ेगा, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एविडेंसेस इन रिसर्च आर कलेक्टेड फ्रॉम, जो भी तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं या जो प्रूफ्स हैं, इसको हम रिसर्च में कहाँ से कलेक्ट करते हैं? प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिसोर्सेज से। जो प्राइमरी, जो ओरिजिनल सोर्स है, या जो द डेटा दैट इज कलेक्टेड बाय द फर्स्ट पर्सन और इट इज गैदर्ड बाय फर्स्ट हैंड, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन जो है वो प्राइमरी होती है, और सेकेंडरी होती है जो डेटा आप कलेक्ट करते हो सेकेंड हैंड, जैसे गवर्नमेंट के पास जो कॉन्फिडेंशियल डेटा है, वो रिपोर्ट्स कोई और लेके पढ़ रहा है, तो वो सेकेंडरी रिसोर्स है। ठीक है, बाकी ये सब का कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट है इन प्राइमरी सोर्सेज वी इंक्लूड हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट, मैन्युस्क्रिप्ट होता है हस्तलेखा, हस्तलेखा मतलब कि जो हाथों से लिखी हुई पुस्तक होती है ना, हस्तलेख। प्राइमरी सोर्सेज में क्या ये आता है, या आप कह सकते हो कि द ओरिजिनल राइटिंग्स ऑफ द ऑथर्स आता है, डायरेक्ट कलेक्शन फ्रॉम द थीसिस आता है, इसमें ये सारे आते हैं, क्योंकि आप खुद से कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिख रहे हो तो वो आपका सोर्स है, आप उसके ओरिजिनल ऑथर हो। ऑथर की जो ओरिजिनल राइटिंग है, जो बुक्स वो ओरिजिनल लिख रहा है, जो आप थीसिस से डायरेक्ट कलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपकी प्राइमरी सोर्सेज है। ओके, नेक्स्ट है स्टडीज विच एक्यूरेटली पोर्ट्रे द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए पर्टिकुलर सिचुएशन और ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स, वो स्टडीज जो किसी खासकर किसी परिस्थिति या ग्रुप्स या इंडिविजुअल्स के विशेषताओं को सही रूप से पोर्ट्रे करता है। पोर्ट्रे मतलब दर्शाना, पोर्ट्रे मतलब दर्शाता है या उसकी पिक्चर दिखाता है ना, तो वो स्टडी क्या डिस्क्रिप्टिव कहलाती है, एक्सप्लोरेटरी कहलाती है, एक्सपेरिमेंटल कहलाती है, क्या कहलाती है? इट इज सेड टू बी डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि वो सही रूप से उसको उसकी विशेषताओं को बता रही है। जब हम कहते हैं ना डिस्क्राइब दिस, तो डिस्क्राइब, जैसे मैं बोलूं कि मेरी एक टीचर है, वो आपने उनको नहीं देखा होगा पर वो ऐसी दिखती हैं, तो मैं उनका कॉम्प्लेक्शन बताऊंगी, उनकी हाइट बताऊंगी, उनके ड्रेसिंग सेंस बताऊंगी, क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, तो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्क्राइब हर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो डिस्क्राइब आप पूरे तरीके से करते हो ना, पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स ही बता देते हो ना, तो ये आपका डिस्क्रिप्टिव में आता है। एक्सप्लोरेटरी मतलब होता है खोजपूर्ण, जिसमें आप पूरी तरह से खोज करते हो, वो एक्सप्लोरेटरी होता है। एक्सपेरिमेंटल में तो मैंने आपको बताया ही था कि इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स का रोल होता है। ओके, तो ये 8 क्वेश्चंस हैं, आप बताइए इसमें 10 क्वेश्चन भी दे दूं क्या? इसको प्लीज लाइक करना मत भूलेगा, ये क्वेश्चंस डिफरेंट हैं और मैं बहुत वैसे करके करा रही हूँ,
समझाती भी हूँ, तो इसको लाइक करना मत भूलेगा। एक लाइक दबा देंगे तो कुछ आपका जाएगा नहीं। ओके, थैंक यू। इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।